तो बेटा लास्ट क्लास हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को देखा था। हम लोगों ने सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन को देखा था। ठीक है, डेफिनेशन आ गई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके फॉर्मूला को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज देखी थी। फिर बेटा इलास्टिक और इन इलास्टिक का जिक्र किया था कि इलास्टिक में कंपटीशन ज्यादा होता है, इन इलास्टिक में कंपटीशन कम होता है, रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह अपने पास कम चल रही होती है, फ्लैटर कर्व, स्टीपर कर्व, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और ये सारी कहानियां हम लोगों ने डिस्कस की। बेटा आज हम लोग फोकस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी पे और कैलकुलेशंस के ऊपर कि वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो बेटा जरा यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को जो एक्सट्रीम केसेस थे वो तो लास्ट क्लास में ही बता दिए गए थे कि क्या क्या उनकी चीजें होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने यूनिटरी का बताया था, कुछ भी नहीं होता। परफेक्टली इलास्टिक का बताया था, थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग सेम गुड सेम क्वालिटी सेम प्राइस लेवल, ये सारी चीजें। परफेक्टली इलास्टिक का बताया था कि जैसे कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, आपने एक गोली खानी है, सेम उनकी तो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आज जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो इलास्टिक और इन इलास्टिक पे करूंगा कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इलास्टिक को इलास्टिक बनाते हैं, और ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन इलास्टिक को इन इलास्टिक बनाते हैं। तो बेटा जो पहला फैक्टर हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बेटा जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन अवेलेबल होगा, उतनी डिमांड आपकी इलास्टिक होगी। जितना कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, उतनी डिमांड आपकी इलास्टिक होगी। सिंपल सी कहानी यहाँ पे। फिर आपके पास है नेसेसिटी या लग्जरी। बेटा नेसेसिटी गुड जैसे कि मेडिसिन, मेडिसिन की डिमांड इनलास्टिक होती है। लग्जरी जैसे कि गोल्ड हो गया, गाड़ी हो गई, एक्सपेंसिव वॉच हो गई जो कि नॉट असेंशियल फॉर लिविंग होते हैं, इनकी डिमांड कैसी होती है बेटा? इनकी डिमांड होती है इलास्टिक। आप इसको परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड के साथ भी लिंक कर सकते हो। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, आप इसको इसके साथ भी लिंक कर सकते हो। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम का अगर ज्यादा परसेंटेज किसी गुड पे स्पेंड कर रहे हो, यानी कि वो लग्जरी गुड है, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। अगर आप अपनी इनकम का कम परसेंटेज किसी पर्टिकुलर गुड पे लगाते हैं तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, क्योंकि वो एक नेसेसिटी गुड है। सही है, इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है हैबिट फॉर्मिंग गुड। हैबिट फॉर्मिंग गुड कौन सा गुड होता है? जो कि एक तरीके से आपके एक एडिक्शन नेचर की बात चल रही होती है। फॉर एग्जांपल एक सिगरेट की बात कर लें, या अल्कोहल की बात कर लें, या ड्रग्स की बात कर लें, ये एडिक्टिव इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डिमांड होती है इनलास्टिक। अगर हैबिट फॉर्मिंग नहीं है तो डिमांड इलास्टिक। एक और पॉइंट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं जिसका नाम है ब्रांड लॉयल्टी। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल के साथ ब्रांड लॉयल हूँ, आईफोन के साथ ब्रांड लॉयल हूँ, तो आईफोन जितना भी महंगा फोन देगा मैं वो फोन लूंगा। समझे बात को? तो मेरी डिमांड उसके लिए इनलास्टिक हो जाएगी। ब्रांड लॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल। सब। लास्ट अपने पास केस है बेटा टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड आपके पास शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि शॉर्ट रन कितना टाइम होता है, लॉन्ग रन कितना टाइम होता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बट ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे जाके टिल द एंड ऑफ योर सिलेबस ही चलता रहेगा और बार बार इसकी रेफरेंसेस आ रहे हैं। देखो बेटा टाइम पीरियड दो तरह का होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि आज से तकरीबन 8-9 साल पहले सैमसंग एक वाहिद ब्रांड था जिसने सैमसंग गैलेक्सी S5 लॉन्च किया, और उस फोन में सैमसंग ने दिया आपको फिंगरप्रिंट सेंसर। अब फिंगरप्रिंट कैसे कि भाई आपने अंगूठा लगाया आपका फोन चालू हो जाएगा। अब अगर कोई बंदा जिसको अपनी सिक्योरिटी का थ्रेट है, देखो पिन हो गया या फिर पैटर्न हो गया, ये तो आप आसानी से देख सकते हो ना भाई। मैंने एक बंदे के फोन में वो पैटर्न उसका देख लिया, चलो भाई मैंने उसका फोन लेके पैटर्न लगा के फोन अनलॉक कर लिया। बट फिंगरप्रिंट में ये कहानी तो नहीं है, जब तक वो अपना अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक फोन नहीं चलेगा। अब वो बंदा जिसको अपनी सिक्योरिटी का थ्रेट है, या वो बंदा जो ये चीज से डरता है कि यार मेरे अलावा मेरा कोई फोन इस्तेमाल ना कर ले, या वो बंदा जिसकी नई नई शादी हुई और वो अपनी बेगम से बहुत डरता है कि यार मेरी बेगम मेरा फोन ना इस्तेमाल कर ले, वो कौन सा फोन लेगा? वो लेगा फिंगरप्रिंट वाला, जो कि उस टाइम पे सिर्फ सैमसंग दे रहा था। सैमसंग के अलावा कोई और ब्रांड फिंगरप्रिंट उस टाइम पे नहीं दे रहा। अब बेटा बेगम है,
कोई हैवान तो नहीं है ना कि वो आपका अंगूठा काट लेगा और आपका अंगूठा जाके ऐसे मोबाइल पे लगा के चलाना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं बात को, इंसान से शादी की है ना आपने। तो भाई आपका वो बंदा जो सिक्योरिटी को लेके बड़ा ही ज्यादा फोकस्ड होता है, वो किसकी तरह भागा? सैमसंग के पास, क्योंकि सैमसंग ने आपको क्या दिया हुआ है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। सैमसंग ने आपको एक यूनिक फीचर दे दिया जो आपके अलावा कोई और ब्रांड नहीं दे रहा। ठीक है, तो बेटा जब सैमसंग ने आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट दे दिया, तो सैमसंग ये बोल के अपना मोबाइल फोन बेच सकता है कि भाई मैं तो देखो फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ, मैं तुमसे इसके पैसे लूंगा। तो शॉर्ट रन में क्योंकि सैमसंग के अलावा कोई और फिंगरप्रिंट नहीं दे रहा, शॉर्ट रन में सैमसंग की डिमांड कैसी हो जाएगी? इनलास्ट। बट अगर इसको लॉन्ग रन पे कन्वर्ट कर दिया जाए, तो लॉन्ग रन में हर ब्रांड फिंगरप्रिंट देता है। भले महंगा ब्रांड हो या सस्ता ब्रांड हो, अच्छा ब्रांड हो या बुरा ब्रांड हो, हर ब्रांड आपको फिंगरप्रिंट दे रहा है। तो क्या सैमसंग का ये यूनिक फीचर, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा फीचर देना जो कि आपके कंपैरेटर से हटके हो। क्या सैमसंग का ये यूनिक फीचर जो फिंगरप्रिंट वाला था, क्या लॉन्ग रन में यूनिक रहेगा? नो। सैमसंग की लॉन्ग रन में यूनिकनेस खत्म, लॉन्ग रन में इसकी कहानी खत्म। अब जब लॉन्ग रन में इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, यूनिकनेस खत्म हो चुकी है, तो भाई मेरे, अब सैमसंग ये बात बोल के तो नहीं बेच सकता ना कि देखो भाई मैं तो फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ, मैं इसके पैसे चार्ज करूंगा। लॉन्ग रन में जाके कंपटीशन क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब लॉन्ग रन में कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वो डिमांड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। समझे बेटा बात को? लॉन्ग रन में कंपटीशन बढ़ जाता है। अब एग्जाम में सैमसंग वगैरह का नाम यूज नहीं करना, ऐसे ही एक अपनी एग्जाम्पल बना लो, बट ब्रांड नेम आप यूज नहीं करते। ठीक है, तो शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक है और लॉन्ग रन में इलास्टिक। अगर इसी को मैं सैमसंग के फिर फ्लिप फोन के साथ कंपैरिजन पे ले आऊं, फ्लिप फोन जो सैमसंग का है, वो अभी एक यूनिक फीचर है। अब जब मार्केट में और प्रोड्यूसर, अभी तो एक आध प्रोड्यूसर ले आया है फ्लिप फोन, बट जब और प्रोड्यूसर लेके आएंगे तो फिर वो डिमांड वापस से क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। यहां तक कोई मसला बेटा? समझ गए बात को? सही है। चलो बेटा, आज का जो हमारा फोकस है वो है पीईडी और उसकी कैलकुलेशंस के ऊपर। तो अब यहाँ पे आइएगा, टॉपिक हमारा चल रहा है हाउ टू कैलकुलेट पीईडी। हाउ टू कैलकुलेट पीईडी। ठीक है। अच्छा बेटा, पीईडी का फॉर्मूला क्या है? पीईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला था। सवाल ये है कि सर ये परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? भाई एग्जामिनर हलवा तो नहीं है ना, आपको प्लेट में रख के तो नहीं देगा ना हर चीज। तो अब सवाल ये है कि सर ये परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है। अगर आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालते हैं, तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी ओवर ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप परसेंटेज इन प्राइस निकालते हैं, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब बात सुनो, एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दिया है, और वो क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास है बेटा प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, इधर आ रही है आपके पास बेटा ओल्ड यानी कि ईयर वन, और ये आ रही है आपके पास न्यू, और न्यू आपके पास है ईयर टू। ठीक है, ईयर टू। ये क्वेश्चन आ रहा है। बेटा जब 10 रुपए की प्राइस थी, आप 100 यूनिट बेचते थे, प्राइस आज 8 रुपया हो गई है, आप 150 यूनिट्स बेच रहे हो। एग्जामिनर कहता है मुझे कैलकुलेट कर दो पीडी क्या है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज नहीं गिवन, तो परसेंटेज चेंज आपको खुद निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज चेंज आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे आओ बेटा, आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड वाला। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपने पास क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। बेटा अपने पास कैलकुलेटर्स लेके आओ, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गई आपके पास 50%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ रही है 50%। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड
मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस जरा मुझे निकाल के बताओ कितनी आ रही है। जैसी इक्वेशन बनी है वैसी ही इक्वेशन अपने कैलकुलेटर में पुट करें और मुझे एग्जैक्ट आंसर बताएं क्या आ रहा है। 20% नहीं आ रहा होगा बेटा। कंप्लीट आंसर बताओ, कोई साइन लगा हुआ है माइनस प्लस का उसके साथ? -20%। क्या आंसर आ रहा है? -20%। सही है। अब बात सुने, मैं इसको पुट कर दूंगा पीईडी के फॉर्मूला में। और पीईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा -2.5। अब मुझे ये बताओ, क्या ये आंसर इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, या परफेक्टली इनइलास्टिक? बताएं जरा आंसर क्या है। इलास्टिक। मुनाहिल क्या आ रहा है आंसर? इलास्टिक। अच्छा बेटा एक चीज आप लोगों को सिखानी है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इलास्टिक ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है। सही है, अब उसको जरा समझना। बेटा आप लोगों में से अगर कोई मेमन है तो पागल को मेमनी में कहते हैं गेला या गेलो। मेरे बहुत मेमन दोस्त हैं, मैं मेमन नहीं हूँ बट मेरे दोस्त बहुत मेमन हैं, मैं उनसे सुना है। तो पागल का मतलब गेला और या गेलो। सही है। और अगर कोई पागल लड़की होती है तो उसको ये लोग कहते हैं गेली। क्या कहते हैं? गेली। पागल लड़की है मानी गेली बोलेंगे उसको। तो गेली का मतलब क्या है कि बेटा अगर ग्रेटर देन वन है तो इलास्टिक, और अगर लेस देन वन है तो इनइलास्टिक। तो इस सीक्वेंस से याद रख लो कि अगर आंसर ग्रेटर देन वन आ रहा है तो इलास्टिक है, लेस देन वन आ रहा है तो इनइलास्टिक है। सही है। अब बात सुनो, बेटा जब भी पीईडी का आंसर आएगा ना, पीईडी का आंसर हमेशा माइनस में आएगा। पीईडी का आंसर हमेशा माइनस में आएगा, भले कुछ भी कर लें, उसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? कि कभी भी किसी भी गुड की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, और इस लॉ ऑफ डिमांड की वजह से पीईडी का आंसर हमेशा माइनस में आएगा, भले कुछ भी कर लो। आपने इस माइनस साइन को करना है इग्नोर। क्या कर दिया आपने? इग्नोर कर दिया। अब बेटा ये वैल्यू क्या पढ़ने में आ रही है? अब ये वैल्यू पढ़ने में आ रही है 2.5। और 2.5 क्या होती है? ग्रेटर देन वन। तो ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है? ये इलास्टिक। बेटा अगर आपका आंसर आता है -1.4, तो 1.4 क्या होता है? इलास्टिक होता है कि इनइलास्टिक? 1.4 क्या है? इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? इलास्टिक। अगर आंसर आता है -0.7, ये क्या होता? ये क्या होता? इन इलास्टिक। जबरदस्त। तो बेटा जहां पर आपके पास -0 पॉइंट की अमाउंट आ गई ना, 0.1, 0.2, 0.3, वो सब इन इलास्टिक। अगर आंसर आता है -1, ये क्या होता? यूनिटरी इलास्टिक। वेरी गुड। अगर पीईडी इज इक्वल्स टू -1 आती है, वो होती है यूनिटरी इलास्टिक। सही है। अच्छा एक और चीज आपको बतानी है। बेटा ये देखो ये परसेंटेज। सही है, ये दोनों परसेंटेजेस आपकी आ रही है। अब ये 50% है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव। सही है। तो इसका मतलब है कि 50% से आपकी डिमांड बढ़ी है।
बट यहाँ पर क्या अमाउंट आ रही है, -20%। -20% का मतलब कि 20% से आपकी प्राइसेस फॉल हुई है। माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन का मतलब क्या है कि परसेंटेज आपकी -20%, 20% से प्राइसेस फॉल हुई है। तो प्लस माइनस का भी जरा हिसाब किताब समझो कि अगर परसेंटेज पॉजिटिव में आ रही है यानी कि वो बड़ी है, और अगर नेगेटिव में आ रही है यानी कि वो कम है। अच्छा बेटा, इलास्टिक को एग्जामिनर अक्सर हाई वैल्यू भी कह देता है कि हाई वैल्यू है, और इन इलास्टिक को अक्सर एग्जामिनर लो वैल्यू भी कह देता है, यानी कि ये लो वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी जरा ख्याल रखिएगा। वो बस तंग करेगा आपको उल्टे सीधे वर्ड्स यूज करके, उल्टे सीधे टर्मिनोलॉजी यूज करके। तो हाई वैल्यू और लो वैल्यू आपके पास ऐसे आ रही है। सही है। अच्छा, एक मैं कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा, मुझे कैलकुलेट करके बताना। भाई पीईडी आपके पास है -2। सही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपके पास आ रही है, लेट से 10%। बोलेगा यार मुझे जरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करके बता दो। तो जरा मुझे 1 मिनट लें और मुझे बताएं कैसे कैलकुलेट होगा। अभी क्या टाइम, 2:53 हो रहे हैं, 2:54 तक का टाइम है, मुझे जरा जल्दी से कैलकुलेट करके दो परसेंटेज इन प्राइस क्या आ रही है। जी बेटा, वैल्यूज आई होप आप लोगों की आ गई होंगी। -5%, वेरी गुड। कैसे निकली बेटा ये, इधर आओ। आपने कैलकुलेशन की, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा यही फॉर्मूला आपका किसका होता है, पीईडी का फॉर्मूला होता है। अब देखो आपके पास ये नहीं है, ये निकालना है आपने। तो जो चीजें आपके पास है उसको यूज करो भाई। बेटा पीईडी आपके पास चल रही है -2। -2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर एक्स। तो प्राइस की जगह पे एक्स ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू 10%। x इज इक्वल्स टू 10% डिवाइड बाय -2। तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -5%। अब -5% का मतलब ये है कि 5% से आपकी प्राइसेस फॉल हुई हैं। -5% का मतलब क्या है कि 5% से आपकी प्राइस फॉल हुई है। अब एग्जामिनर अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर दे, और वो आपसे कहे कि आपके पास ओल्ड प्राइस जो है वो है $20, तो मुझे जरा न्यू प्राइस कैलकुलेट करके बता दो कि न्यू प्राइसेस क्या आ रही हैं। तो बेटा बहुत सिंपल है, $20 की प्राइस आपके पास है, 5% से आपकी प्राइसेस फॉल हुई हैं। तो $20 को सीधा सीधा माइनस कर दो 5% से। तो $20 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, $20 -20 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो आपके पास बेटा सिंपल सा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा $19 का। कोई मसले वाली बात, कोई प्रॉब्लम। जल्दी बताएं। चलो अब मैं जरा आप लोगों को कुछ कैलकुलेशंस दे रहा हूँ।
मैं आप लोगों को जरा कुछ कैलकुलेशन दे रहा हूँ। सर न्यू प्राइस समझ नहीं आई, बात सुनो बेटा, इधर आओ। आपके पास ओल्ड प्राइस कितनी है? $20। सही है। आपके पास पुरानी प्राइस कितनी गिवन है? $20। बेटा 5%, 5%, 5/10 कैसे होता है भाई? 5%, 5% का साइन लगाओ ना सीधा। कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में, लेके जाना कैलकुलेटर, सीधा सीधा परसेंटेज का साइन लगाओ। अब बात सुनो बेटा, ओल्ड प्राइस $20 है आपके पास। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है? 5%। और वो -5% आ रहा है। -5% का मतलब क्या है कि प्राइस आपकी 5% से फॉल हुई है। ओल्ड प्राइस कितनी है? 20। चेंज कितने का आ रहा है? -5% का चेंज आ रहा है। तो बेटा सीधा सीधा आप इक्वेशन लगा लो इसकी, कि $20 माइनस $20 का 5% कितना होता है? 1 $1। $20 का 5% कितना होता है बेटा? ये होता है $1। तो 20 - 1 कितना बचा आपके पास? 19। या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो, $20 मल्टीप्लाई बाय 0.95, यहाँ पे 95%, तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। मिनाइल क्लियर है? मिनाइल समझ गई है बात को? सर 20 × 5% वाला 20 कहाँ से आया बेटा? वो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्राइस गिवन है, कह रहा है नई प्राइस निकाल के बता दो। तो ये 20 हम लोग वहां से निकालेंगे ना। 20 का 5% कितना होता है? 5% से प्राइस चेंज हो रही है, 5% से प्राइस फॉल हो रही है। समझ में आई है बात? सर वो तो ब्रैकेट से पहले वाला 20 है। मेरी बात सुन भाई, आपके पास ओल्ड प्राइस कितनी गिवन है? 20। आपकी प्राइस कितने से फॉल हो रही है? 5% से आपकी प्राइस फॉल हो रही है। सही है, आप इस तरह कर लो, इधर आओ। फॉर्मूला क्या था भाई? परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। परसेंटेज इन प्राइस कितनी है? 5%। न्यू प्राइस आपको निकालनी है। ओल्ड प्राइस कितनी है? 20 ओवर ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, इस तरह कर लें। अब बात सुने, 21 सा आ गया, ये अपने पास 5 आ गया। तो ये बेटा क्या बन रहा है? -5% इज इक्वल्स टू x - 20 इंटू 5। अब मैं पूरी वो मैथ्स करवा रहा हूँ, जो अपना आप लोगों के पास वो बॉड मास होती है, क्या होती है। तो ये लो भाई, -5% इज इक्वल्स टू 5x - 100। इतनी तो आती है ना मैथ्स बेटा आपको? इतनी मैथ्स तो आती है ना? हाँ। अब सुने, ये आ गया अपने पास। अच्छा मुझे नहीं आती, मैं इसलिए पूछ। ये 5x - 100 हो गया, और वो 5% से आपने फॉल करवाना है। तो बेटा इस 100 को उठा के यहाँ फेंक दो, इस 100 को उठा के यहाँ फेंक दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, अच्छा ये परसेंटेज का साइन तो अब इग्नोर होगा ना। ये परसेंटेज का साइन आपका अब इग्नोर होगा। अब इधर आओ, मैंने वहां फेंक दिया। -5 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 5x। सही है। ये कितना बचा? ये बचा 95 इज इक्वल्स टू 5x। x इज इक्वल्स टू 95 डिवाइड बाय 5। बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? 19। तो आपके पास न्यू प्राइस क्या आ रही है? ये किया है मैंने। अब इतना लंबा प्रोसेस करने से बेहतर सिंपल क्या है,
आपके पास ओल्ड प्राइस कितनी थी, 20 रुपया। ओल्ड प्राइस कितनी थी, 20 रुपया। प्राइसेस कितने परसेंट से फॉल हो रही है, 5% से प्राइस फॉल हो रही है। तो बेटा 20 को 5% से कम कर दो। सिंपल आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, समझ गई। चलो, इधर आओ। बेटा 5 मिनट आपको दे रहा हूँ अभी। 3:02 हो रहे हैं। 3:07 तक का टाइम है। ये जरा कैलकुलेट करें फौरन से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें सबकी। कैलकुलेशन करें और नाम बताएं सबका जल्दी से।
चले बेटा, आप लोगों के 5 मिनट हो चुके हैं। अब आए जरा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ अपनी चेकिंग कीजिएगा। बेटा सबसे पहले आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। ठीक है, तो आओ जरा केस टू की बात करें। मैं यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। वो क्या है? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आती है -10%। ठीक है, -10%। और परसेंटेज इन प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं, वो है माइनस न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आती है आपके पास 100%। तो बेटा पीईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आंसर आ रहा है -0.1। ये केस क्या हो गया आपका? इनइलास्टिक। ठीक है, तीसरे वाले पे आओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपके पास कितनी आ रही है बेटा? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गई आपके पास 50%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपके पास आ रही है न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गई बेटा -50%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये क्या आ जाएगी? -1। बेटा इतने गधे बच्चे मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर 50 डिवाइड बाय 50 जीरो होता है। कौन कहाँ से मैथ्स पढ़ते हो आप लोग? 50 डिवाइड बाय 50 जीरो होता है? अरे भाई 50 डिवाइड बाय 50 1 होता है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं आंसर 1 आता है। और ऐसे बच्चे आते हैं, फॉर्मूला पीईडी का है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ओवर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, फिर कहते हैं सर आंसर तो सेम आएगा। अरे कैसे सेम आएगा भाई? कहाँ आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है? कहाँ आप लोगों ने चीजें सीखी हैं? जरा लॉजिकल दिमाग से सोचो। आपने डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमिनेटर में लिख दिया, न्यूमिनेटर को उठा के डिनोमिनेटर में रख दिया, कहाँ से वैल्यू सेम आएगी? भाई फॉर्मूला फॉलो करें, सिम तरीके से कैलकुलेशन करें। आगे आइएगा। केस 4 और केस 5 पे बेटा दिमाग इतना लगाने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे वजह ये है कि केस 4 में आप देखो क्या चीज सेम चल रही है, आपकी क्वांटिटी आपकी अपनी जगह पर फिक्स है। क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी पीईडी है जहां पे आपकी क्वांटिटी फिक्स रहती है? वो होती है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पे प्राइसेस चेंज हो सकती हैं बट क्वांटिटी पे कोई भी चेंज नहीं आता। केस नंबर 5 देखो, क्या चीज अनचेंज है? आपकी प्राइस। प्राइस पे आपकी जब कांस्टेंट चल रही होती है, डिमांड आपकी ऊपर नीचे हो सकती है भले, बट प्राइसेस कैसी चल रही है? कांस्टेंट। प्राइस कैसी चल रही है? फिक्स। बेटा जब प्राइस आपके पास फिक्स चलती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत इसको एज सच नहीं है। और बेटा जब आप इसको कैलकुलेट कर भी रहे होगे तो ये मैथ एरर दिखा रहा होगा या सिंटेक्स एरर दिखा रहा होगा। जब भी डिनोमिनेटर बेटा आपका जीरो होता है, डिनोमिनेटर आपका जीरो होता है, इसका मतलब है कि आपके पास इंफिनिटी वाली वैल्यू आ रही है। कोई मसले वाली बात बेटा, ये चेक कर लिया आप लोगों ने कैलकुलेशन?